जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो फिर मैं सोच रहा था कुछ और मुझे वो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी लगता है, क्योंकि जिन महानायिकाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी सोच से जो चीज़ें आज के समकालीन परिस्थितियों में वो व्याख्या करते, उसके हिसाब से, जैसा कि चमड़िया साहब ने कहा था कि हमें ये सोचने की भी फुर्सत नहीं रहती है कि बाबा साहब की जो इंटेलेक्चुअल विरासत है, उनकी जो समझ है, उसकी समसामयिक व्याख्या कैसे की जाए, वो किस तरह से आगे बढ़ते इन परिस्थितियों में। तो मैं सोच रहा था शुरुआत में, उनके ऐसा बोलने से पहले मेरे दिमाग में आया कि क्या वास्तव में बाबा साहब इस तरह के किसी कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना जैसे धार्मिक कर्मकांड के माध्यम से कराते? मुझे लगता है कि नहीं। आयोजक इससे मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ है, जितना मैं बाबा साहब को पढ़ पाया हूँ, उनके जीवन को समझ पाया हूँ, तो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत किसी भी धर्म विशेष से, चाहे वो धर्म विशेष, उनकी तुलना की तो ज़रूरत ही नहीं है, कौन कैसा था क्या था, लेकिन कितना भी हमारे दिल के करीब हो, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत या किसी भी रूप में किसी भी धार्मिक प्रतीक के उपयोग से मैं सहमत नहीं हूँ, कम से कम। ठीक उसी तरह से जैसे बाबा साहब जो हमारे पिछले माह इस देश की नई संसद का जो उद्घाटन हुआ, उसमें जो चीज़ें हुई, उससे बाबा साहब बिल्कुल असहमत होते, ठीक उसी तरह से बुद्ध वंदना के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत से भी मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब असहमत होते, स्पष्ट तौर पर। उनमें कोई, भले ही उन्होंने समझा था कि वो धर्म विशेष उनके लिए और सामाजिक न्याय के लिए और न्याय के लिए इस देश में बहुत ज़रूरी था, इसलिए अपने जीवन के आखिरी दौर में उन्होंने वो धर्म विशेष ग्रहण किया। तब भी जितना मैं समझ सकता हूँ, बाबा साहब को कोई धार्मिक प्रतीक कर्मकांड के रूप में उसका इस्तेमाल वो करना शायद पसंद न करते। अगली बार ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो अगर इसी तरह से शुरुआत होगी, मैं अगर उसमें उपस्थित हूँ तो मुझे दुख होगा। अगर मेरे इस भावना का सम्मान कोई आयोजक कर पाएंगे तो मैं उनके लिए पहले से ही एडवांस में बधाई, और अन्यथा मैं उस समय पूछना चाहूँगा कि क्या इस बार भी बुद्ध वंदना से शुरुआत होगी, तो मैं सॉरी बोल दूँगा कि मैं आने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बौद्धिक ईमानदारी सभी ईमानदारियों की असली जड़ है। अगर हम बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं रह सकते हैं तो फिर चीज़ें उलझना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक का उपयोग किया जाना, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। खैर, ये तो थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसकी विषय वस्तु से वास्तव में अलग हटकर है, क्योंकि ज्योतिबा फुले साहब शिक्षा का जो माने समझाते थे वो यही थी कि शिक्षा वो है असल में, जो उनकी मैं बात को अक्सर दोहराता हूँ, शिक्षा वो है जो सही को सही, गलत को गलत कह सकने की सलाहियत और हिम्मत आपको बख्शती है। जब आप ये पाते हैं कि आपके अंदर सही को सही, गलत को गलत समझने की योग्यता है और उसको कह सकने की, खुले और उसको फॉलो करने की हिम्मत है, तब उस क्षण से हमें समझना चाहिए कि हम शिक्षित हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करके इतने टफ कंपटीशन में चुने हुए कुछ 100, 700, 800 लोग इतने बड़े देश में, उनमें से सिलेक्ट तो हो गया था, लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि मैं शिक्षित हूँ। वाकई मुझे तभी समझ में आया कि मैं शिक्षित हूँ जब ये ज्योतिबा फुले साहब की इस जीवन के मर्म को, जो जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, उसको समझा, तब मुझे समझ में आया कि मैं शिक्षित हूँ। तब मुझे वाकई महसूस हुआ। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में हम जो बिल्कुल पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जिन्हें बहुत मौका मिला है पढ़ने लिखने का, हमारे ज़्यादातर
भाइयों और बहनों को हमारे देश में वो मौका, वो सुविधाएं नसीब नहीं हो पाती हैं कि वो पर्याप्त रूप से पढ़ भी पाएँ। तो हमें शब्दों के चयन में, जैसा कि नवीन भाई ने भी बताया, हमें हमेशा बहुत जागरूक रहना है और हमें ये मान के कभी नहीं चलना है कि कोई जो हमारे विचारों से असहमत भी है तो उसके बारे में किसी तरह का, उसको भले ही द्वेष हो, हमारे प्रति दुर्भाव ना हो, तो भी हमें कभी किसी भी सुलझा हुआ और मजबूत और बहादुर व्यक्ति ये कभी पहले से नहीं मानेगा कि और किसी के बारे में द्वेष नहीं पालेगा। द्वेष नहीं, बिना द्वेष के ही अपनी बात, बिना दुर्भावना और बिना किसी तरह की कुंठा के ही अपनी बात किसी की भी, कोई कितना ही ताकतवर हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने की सलाहियत हमें हासिल करनी ही हो। मैं अपने पढ़े लिखे सब दोस्तों को और दूसरे सभी जो जागरूक लोग दोस्त हैं उन सबसे मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि हमें उन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है जो संवैधानिक नहीं है। जैसे जिस क्षण से देश में संविधान की व्यवस्था लागू हो चुकी थी, रिपब्लिक बन चुका था, उस क्षण से मैं नहीं मानता कि ऐसे सब इनके प्रयोग का कोई जगह होनी चाहिए सार्वजनिक डिस्कोर्स में। इतिहास के एकेडमिक डिस्कशन में और लेखन में उसमें जगह होगी, लेकिन सार्वजनिक जो डिस्कोर्स है, जो बौद्धिक बहस है समकालीन और न्याय की, और उसमें सीधे उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। वो शब्दों में से जैसे कि सवर्ण, जैसे कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उस रूप में जहां उनकी पुरानी व्यवस्था है वो खत्म हो गई। सवर्ण, अवर्ण, पंचम वर्ण, अंत्यज, ये सब व्यवस्थाएं कुछ लोगों ने पहले हमारे इतिहास में थी, लेकिन संविधान जब से लागू हो गया तब से इन चीज़ों की कोई ज़रूरत, इनके उल्लेख की ज़रूरत नहीं है। हमें कहना चाहिए जो लोग पहले अनटचेबल्स थे, बाबा साहब और लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी तो संवैधानिक व्यवस्था में शेड्यूल बनाई गई सर्टेन कास्ट की, तो वो हो गए शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। सर्टेन ट्राइब्स की शेड्यूल बनी तो वो हो गई शेड्यूल ट्राइब्स। अन्य पिछड़े वर्ग थे उनके बारे में अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। अभी हाल ही में 2019 से एक और नई कैटेगरी बनी संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसके माध्यम से 10% रिजर्वेशन दिया गया, EWS। बाकी बचे जो कहीं किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो जनरल। हमें संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग करना है। दूसरा, डिस्कोर्स में मैं इस चीज़ से भी सहमत होने में खुद को असमर्थ पाता हूँ जो नैरेटिव है मूल निवासी वगैरह का। बौद्धिक विमर्श में, सामाजिक दार्शनिक विमर्श में मूल निवासी शब्द के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। जब मुझे इतिहास पर बात करनी होगी, लोगों के माइग्रेशन, इमिग्रेशन इस देश में, उसकी बात करनी होगी, उस पर जब किताब लिखनी होगी तब उसमें मैं उस चीज़ पर विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन इस तरह के डिस्कोर्सेस में मूल निवासी शब्द से बात नहीं बनती है, क्योंकि वो शब्द बहुत सटीक अर्थ नहीं रखता। वो शब्द बहुत ऐतिहासिक रूप से, जिनको इतिहास की अच्छी समझ है वो उस शब्द से सहमत नहीं हो सकते, और जिनको संवैधानिक व्यवस्था की एक अक्षर सा पूरी बौद्धिक उसके साथ समझ है वो भी इससे सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए थे वो इस देश में जो उस वक्त की नागरिकता की परिभाषाओं के अनुसार जो इस देश के नागरिक थे, उन नागरिकों के इतर किसी और इस तरह की बात हम नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। वो जो नागरिक थे हैं, उनसे किसी का भी हमारा वैचारिक मतभेद और दूसरी चीज़ें सब हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी तरह के अलगाव की बात होती है। जहां हम मूल निवासी कहते हैं तो उससे फिर आप उसी ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि सर्टेन नैरेटिव वाले लोग, सर्टेन लोगों से जो सदियों से यहाँ उनके पुरखे सदियों पहले आए थे और इसी माटी का हिस्सा उनके पीढ़ियाँ खप गई इसमें, उनको वो विदेशी कहते हैं। उस बात में, और जब मैं मूल निवासी कहूँ इस बात में,
कोई अंतर मैं नहीं मानता। ये दोनों ही इक्वली खतरनाक हैं और दोनों ही बुनियादी तौर पर गलत। मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही हो। ये नैरेटिव बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है। तो इस चीज़ का से मैं खुद को डिसोन करता हूं। मैं अपनी बात, जो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ जोड़ने के लिए बचा है, जहां इतने अच्छे अच्छे वक्ता संविधान के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के विषय में अरुण कुशवाहा जी, फिर मीडिया में जो स्थिति है करुणा जी, फिर चमड़िया साहब, नवीन जी, शंभू जी अभी बोल के चले गए, उन्हें ज़रूरी काम था। इनके बाद बहुत कुछ मेरे लिए जोड़ने को नहीं बचता, लेकिन मैं कुछ उसी में कि हमारा अपनी सोच, हम किस तरह से उस चीज़ को समझ रहे हैं, उसको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उसको आगे ले जाने में, समाज को कुछ उस चीज़ को समझने में मदद करने की दिशा में कुछ कर सके। तो इसमें मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। कुछ तो मैं कह चुका ऑलरेडी। उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि हमें, जो लोग कहते हैं कि ये जो नैरेटिव है, जिन लोगों के अपने निहित स्वार्थ होते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, तो वो किस तरह से डाइवर्ट करते हैं और किस तरह से अंधविश्वासों को और धर्म को, उसको बीच में लाकर चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाते हैं, उन पर बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। आज ही मैं देख रहा था, जब यहाँ कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं वहाँ वेट कर रहा था, सामने चमड़िया साहब बगल में बैठे थे, तो मैं अखबार नहीं पढ़ पाया था, तो लेके चला आया था घर से साथ में कि देख लूँगा अगर समय मिलेगा। द हिंदू में एक न्यूज़ आइटम था, किसी ने कहा, किसी बहुत बड़े जो कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सफल व्यक्ति, अपने इलाके में सफल और ताकतवर व्यक्ति रह चुके हैं, आज भी बहुत कमज़ोर नहीं हैं, उन्होंने कोई बात कह दी जो पसंद नहीं आई कुछ लोगों को, तो उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारा भी हाल नरेंद्र दाभोलकर वाला करेंगे। अब ये नरेंद्र दाभोलकर साहब कौन थे? एक न्याय के प्रति समर्पित एक डी क्लास महानायक, जिनकी अपनी कोई मजबूरी भी नहीं थी कि मैं फलां जाति में जन्म लिया है, मेरा जो अंडर प्रिविलेज है, तो मैं अपनी जद्दोजहद अस्तित्व की लड़ाई लड़ूं। नहीं, वो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो एक निहायत ही संवेदनशील और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी बची हुई उम्र ज़िंदगी में, और उसी लड़ाई में शहीद हो गए, वो ये थी कि वो समाज को आगे ले जाना चाहते थे। वो मूलतः किसी ब्राह्मण में, किसी गैर ब्राह्मण में, किसी हिंदू में, किसी मुस्लिम में, किसी इस धर्म में, उस धर्म में, कभी एक पल को भी अपने मन में अंदर भेद नहीं समझते। तभी वो ऐसी लड़ाई अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर लड़ रहे थे। तो वो नरेंद्र दाभोलकर साहब की हमने हत्या कर दी। पुणे में अभी नवीन भाई वहाँ से आए हैं हाल ही में, जैसा उन्होंने बताया, ज्ञानवर्धन किया कि सावित्रीबाई फुले जी के स्कूल के बारे में। तो पुणे में इनको साथ में किसी ने ज़रूर बताया होगा कि किस पुल पर वो वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक में निकले थे, तो उनकी हत्या कर दी थी। और इस कड़ी में 4 बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स, ईमानदार लोगों की हत्या इस देश में हो चुकी है उसी 1-2 साल के अंतर में, जिसमें नरेंद्र दाभोलकर साहब महाराष्ट्र से, और नरेंद्र दाभोलकर के साथ ही कॉमरेड इन आर्म्स गोविंद पानसरे साहब वहाँ, और बगल के कर्नाटक में कलबुर्गी, MM कलबुर्गी, और इसी कड़ी में लास्ट में महिला गौरी लंकेश। इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि इन्होंने खुद को कभी किसी जाति, धर्म, लिंग इसमें नहीं बांटा। ये निहायत ही ईमानदार और देश प्रेमी, समाज प्रेमी, मानव प्रेमी, बहुत सच्चे लोग थे।
यही उनका पुस्तक था। इसीलिए हम में से कुछ लोग जो ऐसे तो बहुसंख्यक नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को मूर्ख बनाकर, जो लोग बौद्धिक रूप से आलसी हैं या जिनको वक्त नहीं मिल पाया या बहुत मासूम हैं, भोले हैं, जो नहीं समझ पाते नफ़रत वाली विचारधारा को और लोगों की चालाकियों को, जो भेड़िए और सच्चे और अच्छे इंसान और अपराधी के बीच फ़र्क नहीं कर पाते किसी कारणवश, चाहे अतिव्यस्ततावश, चाहे उनकी जो लैक ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी हो उस वजह से, या ज़िंदगी की जद्दोजहद में दो जून की रोटी जुगाड़ करने में ही उनकी एनर्जी खप जाती इस वजह से, या जिस भी वजह से, वो लोग जिनको हमने अपने बीच नहीं रहने दिया, उनका यही कसूर था कि वो वास्तव में सच्चे और न्यायी थे। फिर ये सारे तमाशे, सारी चीज़ें, सारे अत्याचार हमारे इस संविधान के रहते हुए भी कैसे जारी रख पा रहे हैं ये लोग? तो इसमें एक जो मेरी और चीज़ों के साथ, क्योंकि हमारा देश बहुत जटिल है, हमारे देश का इतिहास बहुत जटिल है, हमारे देश का समाजशास्त्र बहुत जटिल है, इसी तरह से हमारे देश की पूरी व्यवस्था ही बहुत ही दुनिया की सबसे जटिलतम कोई जगह है तो हमारा देश है। तो इसमें सिंपल एक 1 पॉइंट वाला या कोई सिंपल 1 पॉइंट प्रोग्राम की बात हो किसी डिस्कशन में या किसी रूप में, वो संभव नहीं है। लेकिन अन्य चीज़ों के जो हमारे वक्ताओं ने बात की है, उन चीज़ों के साथ एक चीज़ जो ख़ास तौर पर मेरी अपनी पोजीशन है, इस विशाल महान देश की लगभग 1/4 आबादी वाले 2 सबसे बड़े राज्यों से मैं जुड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और यहाँ बिहार में मैं काम कर रहा हूँ। जिस उम्र में मैं आईपीएस बना, लगभग उतनी ही उम्र मुझे आईपीएस बने हुए, आईपीएस के रूप में काम करते हुए अनुभव मुझे प्राप्त हो चुका है। उस अनुभव के साथ में कि सभी बहस जो बहुत ही अर्जेंट हैं, बहुत मूलभूत हैं, उनके साथ ये बहस हम लोगों को लगातार आगे ले जाने की ज़रूरत है कि इस देश के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। और इसका फ़ायदा और नुकसान, जैसा नवीन जी ने बताया, कि समाज जब न्यायपूर्ण बनता है, न्यायप्रिय बनता है, बराबरी वाला बनता है, तो इवन जो अभी जो बहुत ऊपर फ़ायदे वाला कोई लग रहा हो प्रभु वर्ग, उनका भी बहुसंख्यक जो हिस्सा है, जो वंचित रहता है और जो पीड़ित रहता है, उसको भी अंततः लाभ ही होना, उसको कोई हानि नहीं होनी। क्यों? प्रेम से जब हम मेहनत करेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं उनकी भी बात कह रहा हूँ कि जो अपराधी आगे बनते हैं और अपराधी जो अपराध करते हैं, तो वहाँ भी एक ही जाति की जिन चीज़ों में कोई न्याय नहीं है, तो देख रहे हैं नवीन जी कि उनके क्षेत्र में जहाँ वो काम करते रहें कैसे अन्याय होता है। तो ये ठीक है, देखने में देखेगा कि किन्हीं खास समुदायों की ही संख्या ज़्यादा है, वहाँ बहुमत उनका है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ कि उन समुदाय विशेषों के भी बहुमत में टॉप पर पहुँचने वाले जो चैनल हेड कर रहे हैं या जो जिनके जो रूल कर रहे हैं, वो लोग उन समुदाय विशेष के सबसे ईमानदार और सबसे काबिल लोग नहीं हैं। वो किसी निहायत ही ईमानदार नरेंद्र दाभोलकर जैसे परिवार या उनकी सोच से प्रभावित ईमानदार और आदर्शवादी वो लोग नहीं हैं। वो उनके समुदाय विशेष से भी सबसे, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तुम्हारे साहब, स्कम, SCUM, स्कम, वो अपने समाज के हीरा और उनके खाती नहीं है। वो लोग अन्याय का जहाँ बोलवाला होता है तो हम लोग अपराधी को हीरो बनाते हैं, अपनी जाति के अपराधी को वोट भी देते हैं, उसे अपराधी कहने के बजाय बाहुबली कहलाया जाना से हम खुश होते हैं। सिर्फ उसी मानसिकता के तहत ऐसे लोगों को लोग हीरो समझ सकता है, लेकिन सच्चे जो लोग हैं वो उनके हीरो वो नहीं हो सकते हैं। वो वास्तव में वो अपने समाज के भी सबसे सड़े गले लोग हैं। और यही ये सबसे खतरनाक बात है हमारे देश, हमारे समाज की, जिसको बार बार दिखाने की ज़रूरत है और बार बार यहीं से
बदलाव की असली शुरुआत के बारे में एक ईमानदार डिस्कोर्स के लिए हम हर स्टेक होल्डर को तैयार कर सकते हैं, सवर्ण अवर्ण मूल निवासी और ये सब बात, तो फिर वही ट्रैप है। नहीं, हर इंसान के जो अत्याचारी और उस समुदाय से या किसी एक ब्रैकेट से भी आया हो, लेकिन हैं लोग हैं, बात करके समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा किसी भी कभी भी मौका मिलता है तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बुनियादी बदलाव, रेडिकल चेंजेस, इनकी बात मैं हमेशा करता हूँ। चाहे मंच पर अभी उसमें लिखा हुआ था, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति साहब का भी नाम लिखा हुआ था, वीरेंद्र जी ने जो मेरे पास भेजा था, जो कार्ड का, तो उनकी उपस्थिति वो रहते तब भी मैं यही बोलता। और दूसरे कार्यक्रमों में जहाँ न्यायमूर्ति सिटिंग एक न्यायमूर्ति बैठे हुए थे, अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ भी मैंने यही बोला, बेवादी के साथ सबसे बड़ी असफलता इस देश को सबसे बड़ा नीचा अगर दिखाया है तो हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। और इस चीज़ की कल्पना उस समय तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने बड़े बड़े लोग थे, बात चल रही थी, वो भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि संविधान तो उन्होंने बनाया, लेकिन संविधान जमीन पर उतरता कैसे? संविधान एक ढांचा है, जैसे कहते हैं ना कि हमारा मानवीय तंत्र है, तो एनाटॉमी में कहीं मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बताएगा कि इसको क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। हिंदी में, हम हिंदी मीडियम से आते थे तो कंकाल तंत्र बोलते हैं, अंग्रेजी में स्केलेटन सिस्टम या कुछ बोलते होंगे, आई एम नॉट श्योर, कंकाल तंत्र। तो वो ढांचा खड़ा करता है जिस पे बाकी स्ट्रक्चर खड़ा हो। फिर अगली कड़ी क्या होती है, उस कंकाल पे जुड़े हुए पूरे सिस्टम में जो ब्रीथ करेगा, जो काम करेगा, स्केलेटल मसल्स होंगी और जो सिस्टम होंगे, वो क्या है, ये कानून है जिनको एक्ट अधिनियमों से जाना जाता है। और उस तंत्र का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मैं कहता हूँ, वो क्या है? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की तुलना में हमेशा करता हूँ इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बिना हम बीमारी से मुक्त नहीं हो पाते। छोटी छोटी बीमारी हमें मौत तक ले जा सकती है, जैसा कि एड्स के मरीज के साथ होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी होती है या खत्म हो चुके होने के कगार पर होती है, वो उन्हें छोटी सी छोटी बीमारी भी उनका अंत कर सकती है। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है इम्यूनिटी, जो देखता है कि हम पहचानती है बॉडी कि ये चीज़ रोग है, ये मेरी सेहत के लिए सही है, लेकिन ये रोग है, ये जहर है, इससे लड़के इसको खत्म कर देना, वो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी रिफॉर्म, सब रिफॉर्म की मदद होनी चाहिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की मदद। हमने वहाँ उस समय हम थे, एसपी थे, उस समय एक रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम में आया। तो क्या है, प्रशासनिक सेवाओं में बहुत धांधली होती है, ये लोग बहुत ये है, ऐसा है वैसा है, तो उनमें रिफॉर्म के नाम पे क्या हो गया कि साहब हमारा PAR सिस्टम, पहले ACR कहते थे, आज भी बहुत सारे लोग ACR नाम से जानते हैं, जो ज़्यादातर लोग यहाँ जो सरकारी नौकरी में हैं तो समझ रहे होंगे, वो बाद में हो गया PAR। ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल पहले कहा करते थे, अब हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और उनके कुछ नियम हो गए। तो क्या है उसका, क्या होना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से? इससे ये हुआ कि अनिल किशोर यादव नाम का एक IG कमज़ोर वर्ग था, उसके सामने मामला आया कि एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ बहुत ही ताकतवर परिवार ने अत्याचार किया। वो परिवार एक रिटायर्ड IAS थे और उनका एक दामाद IPS था, इंडियन पुलिस सर्विस CBI में था उस समय, और वो सब, और उनका अभियुक्त का दोस्त हमारे उस समय के DGP साहब का अपना बेटा था। तो पूरा सिस्टम एक तरफ हो गया। अब नालायक अनिल किशोर यादव पता नहीं कब पढ़ लिया बाबा साहब को, कब पढ़ लिया फुले को, ये अपना वो समझे, वो अड़ा हुआ था न्याय देने के लिए।
तो खैर उनको उस शेड्यूल कास्ट की लड़की को न्याय देने की दिशा में तो वो कदम आगे बढ़ गया, उसको तो ये डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारी भी रोक नहीं पाए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक से एक सड़े लोगों को वो लोग दे देंगे पीआर में 10 में से 9.75 या 10 भी दे देंगे। उन्होंने अनिल किशोर यादव को दिया 5.0। तो ये हो गया मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। तो ये तो मैं सीधा भुगतोगी हूँ, तो आपको बता पा रहा हूँ। ऐसा ही अनगिनत लोगों के साथ होता है, उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। किक बिलो कोई पूरा करेगा समस्या पूर्ति। किक बिलो समस्या है अरुण साहब, आप सिस्टम में काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। हमारा देश की व्यवस्था कैसे काम कर रही है, चाहे समाज में, जमीन पर जो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो सामाजिक जीवन में, या फिर हमारे ये सारे तंत्र के जीवन में, उसका है पहला है छोटा सा 2 शब्दों का किक बिलो, और उसका अगला है लिक एबव। इसकी हिंदी किक बिलो नीचे वाले को लात मारो, और लिक एबव। अब लिक का अपना समझ लीजिए, उतना थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है मेरी तरफ से बोलना, उस लिक का अपना मीनिंग समझ लीजिए। तो किक बिलो लिक एबव, ये सिस्टम हम प्रैक्टिकली हमारे देश में यही काम कर रहा है, यहां से लेके वहां तक। चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो पटना हो, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और धुर पूरब से लेके धुर पश्चिम तक। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, वाकई संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में रेडिकल बदलाव की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि भाई कोई ताकतवर है तो वो अपराधी से होते होते बाहुबली कहला रहा है, और हमारी बेटियां जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो मारी मारी फिर रही हैं, उनके आंसू रो रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है जो सबके सामने दिखाई दे रहा है। अनगिनत गुमनाम पीड़िता सिस्टम में उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और वो अट्टहास कर रहा है अत्याचार। तो इस तस्वीर को बदलने के लिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में रेडिकल बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव कहाँ हो, उसमें बहस जब आती है सिस्टम की, तो लोग सोचते हैं जुडिशरी वगैरह वगैरह, नहीं, ये पूरा सबसे बड़ी चीज होती है कोर्ट, किताब। जैसे कुछ लोगों ने किताबें लिखी, अपने धर्मों की किताबें लिखी, उनके हिसाब से उनके सिस्टम और समाज चले। हमारे आधुनिक भारत में किताब लिखी गई संविधान, उससे सिस्टम चला। लेकिन जो अंग्रेजों में किताब लिखी थी वो हमने अपनी आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से हमने उस पर अपडेट नहीं किया, वो है कानून। और उसमें से भी बहस चलती है, तो लोग कहते हैं कि इसकी सज़ा बढ़ा दो, इसकी घटा दो, इसको वेलेबल नॉन वेलेबल, इस तरह की छोटी छोटी बहस करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो सब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, वो बहस सिर्फ मेकअप करने भर से संबंधित हैं। मूल चीज़ होगी प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, और कोर्ट के स्ट्रक्चर से संबंधित संवैधानिक, जैसे एक संविधान का अमेंडमेंट का बिल अरुण कुशवाहा जी ने भी तैयार कर रखा है, रिजर्वेशन का। इसी तरह से संविधान में कोर्ट के स्ट्रक्चर के संबंध में जो बदलाव होने हैं, वो इन 4 चीज़ों पे काम करने की बात हो, तब हम किसी भी जाति वर्ग से कोई आ रहा है, कोई भी किसी को अत्याचार करके फिर बच पाना उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं कहता हूं कि किसी आज़ाद रिपब्लिक को न्याय देने के मामले में बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी होने की ज़रूरत है कि एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो जाए। तो ये चीज़ जो मैंने अनुभव की पुलिस ऑफिसर के रूप में, जिस वजह से मैंने बहुत इस सिस्टम में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, हालांकि उसका क्रिमिनल पार्ट ही मैंने देखा है, लेकिन सिविल पार्ट से जुड़े हुए अनेक मामले अरुण जी
वकील साहब जान रहे होंगे कि कितने मामले सिविल नेचर के होते होते क्रिमिनल और हत्या तक में तब्दील हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा अपराध है। तो मुझे पता है कि मैंने जो इसको साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश की, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कोई भी मौका मिलने पर, कैनरा बैंक ने मौका दिया आज, तो ये बात मैं ज़रूर बोलता हूँ। शिक्षा, जो फुले साहब जिनसे शादी 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई जी की हो गई थी, बाल विवाह का दौर था, उनको शिक्षित करने में खुद उनके पति का, ज्योतिबा साहब का योगदान रहा और बाद में उन्होंने अपने बूते पर सावित्रीबाई जी ने पहचान बनाई और उस शिक्षा का सही मकसद बराबरी, भाईचारे और न्याय का है। जैसा बहुत आंकड़ों के साथ मजबूती से चमड़िया साहब इतनी रिसर्च करके आते हैं, पूरा सब करके उन्होंने जैसे याद दिलाया कि 6 बच्चियों उस स्कूल में सबसे पहले पढ़ना शुरू हुई थी, तो उनमें 4 ब्राह्मण बच्चियां थी, 1 महार थी और एक और मराठी। हाँ, मराठा जो जाति है, जाति के रूप में मराठा बोल रहे हैं वो। अब इनमें से, और वो दौर था स्त्रियों को दबाने का, जो अपना समाज में सबसे ऊपर समझ रहा है वो स्त्रियों को दबाने में अपनी और शान समझता था। अभी मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि जब बंगाल में विलियम बेंटिक के टाइम में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई, तो सती प्रथा तो अंग्रेज के डर से वो किसी की हिम्मत नहीं रही, मर्डर का चार्ज लग जाएगा, जेल जाओगे। बताए हमारी जवान जो विधवा हो जाती थी उनको कहाँ जाना पड़ा? ब्रॉथेल और वृंदावन, ये आर्टिकल रिसर्च है। कोलकाता में जो अंग्रेजों के साथ ही बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर था, उसमें वैश्यालयों में जो लड़कियां थीं, महिलाएं थीं, उनमें से 80% से ज़्यादा ब्राह्मण महिलाएं। जबकि बंगाल और उसको कैटर करने वाला एक पूरा इलाका बंगाल में ही आता था उस समय। सारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश और सब कोलकाता को कैटर करता था। यहाँ से रोजगार के लिए लोग, पुराने पुरखे लोग हमारे पता करें कोलकाता जाते थे। तो यहाँ आबादी ब्राह्मणों की 80% थोड़ी है। आबादी तो मुश्किल से 4-5% होगी। 1931 तक क्लास जनगणना जाति के आधार पर हुई थी। तो आबादी 3-4% और वैश्यालयों में हमारी पीड़ित महिलाओं का योगदान 80%। ये कैसे था? क्योंकि इस समाज विशेष में औरतों की हालत हमने और गिरा कर रखी हुई थी। विधवा पुनर्विवाह का तो उसको कोई स्कोप ही नहीं था। अंग्रेज ने कानून बना के जबरदस्ती हम मर्डर कर देते, चिता में झोंक देते थे सती के नाम पर। उसको उन्होंने रोक लगाई। तो भी धर्म ग्रंथ तो हम बहुत पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन मेरा मन इस बात से कतई नहीं पिघलेगा कि मेरे घर की एक जवान लड़की विधवा हो गई है तो उसे भी सम्मान के साथ जीने का कोई हक है। या तो वो वैश्यालय चली जाए, वहाँ नहीं जा सकती, कोई दलाल उसको फंसा के नहीं ले जा पाया, तो वृंदावन में जाके, वहाँ वृंदावन में भी क्या होता हो, वहाँ भी मुझे लगता है कि कई महिलाओं की तो वहाँ भी स्थिति वो रहती होगी जिससे कहीं बेहतर स्थिति कोलकाता में उन वैश्यालयों में उनकी रहती है। कभी हमने सोचा, कभी हम अपने जातीय दंभ से ऊपर कभी उठ पाए? ये सोचने की जरूरत है समाज को। ये सोचे बिना इसी करने के बात कौन कह रहा है? ये बात कहने वाला कोई नरेंद्र दाभोलकर हो सकता है, ये बात कहने वाला कोई अनिल किशोर यादव हो सकता है, ये बात कहने वाला कोई जावेद अख्तर हो सकता है। डजंट मैटर। एज लॉन्ग है, जब तक वो बात सही कही जा रही है, ईमानदारी के साथ और न्याय की भावना से कही जा रही है, वो बात बोलने वाला कोई हो XYZ, इससे मुझे अंतर नहीं पड़ना चाहिए, किसी को अंतर नहीं पड़ना चाहिए अगर वो संवेदनशील और न्याय हो जाए। तो इन महान विभूतियों की यादों को एक बार हम सब ने आज यहाँ कई घंटे रहकर उनके लिए, अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाली नस्लों के लिए, जैसा नवीन भाई बार बार याद दिलाते हैं, चमड़िया साहब याद दिलाते हैं, सभी लोग, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। इसके लिए सभी को आपको बधाई, आयोजकों को विशेष रूप से बधाई। और
हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत होगी। तो महानायक जो कर जाते हैं वो अपने हिस्से का कर चुके होते हैं, वो मेरे और आपके हिस्से का कोई नहीं कर सकता है। कोई खाना मुँह में दे नहीं सकता है खिला, बचपन तक ठीक है, जब वो संतान हमारी उस लायक नहीं होती है, जब बालिग हो जाते हैं तब कोई नहीं दे सकता। तो दो चीज़ें याद रखें, एक तो कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है वो हर जगह के लिए खतरा है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करते थे, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। वो और एक और किसी ने बात कही कि किसी के पुराने कर गए हमारे राह दिखा गए हमारे रहनुमा थे पुरानी नस्लों में, तो वो आने वाली लड़ाई तो ज़िंदगी जद्दोजहद हर पल की हर एक की है, तो वो हमारी आज़ादी छिन जाएगी अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे। क्यों किसी ने कहा इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमारे आज़ादी के फिलोसफर, आज़ादी के शायर, आज़ादी के वकील सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि सतत जागरूकता ही आज़ादी की कीमत है। हमें जागते रहना होगा, तभी हम आज़ाद रह पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।